आज हम क्लास 9th के लेसन 1 में जो ग्रामर पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे। क्लास 9th की इंग्लिश बुक है पैनोरामा। नाम पर विचार मैंने किया तो पैनोरामा का शाब्दिक अर्थ एक शब्द में कहें तो परिदृश्य, लेकिन थोड़ा सा डिटेल विचार करें तो पैनोरामा का अर्थ होता है कि डिस्क्रिप्शन और स्टडी दैट प्रेजेंट ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक वर्णन है, अध्ययन है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी विशेष खास विषय के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर विचार करना, उसका डिस्क्रिप्शन, स्टडी पैनोरामा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम ग्रामर पोर्शन ही लेंगे तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे और एक क्रमबद्ध तरीके से क्लास 9th के सभी चैप्टर में जो ग्रामर दिए गए हैं उन पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। क्लास 10th में जो ग्रामर दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर में उन पर भी चर्चा करेंगे और एक मजबूत नींव बनेगी बच्चों की ग्रामर के अध्ययन से। शुद्ध अर्थ लगाना और लेखन भी सुधरता है। ग्रामर पोर्शन में दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। कुछ वाक्य दिए गए हैं, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन करिए फ्रॉम द लेसन, जो पाठ में दिए गए हैं। पहला सेंटेंस दिया गया है, इट टेक्स हार्ट टू बिस्टो लव। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव। 2-3 एग्जाम्पल सेंटेंस दिए गए हैं और उससे क्या बच्चों को बताना उद्देश्य है उसको देखेंगे। पहला सेंटेंस है, इट टेक्स ए हार्ट। हृदय की भावों की जरूरत है टू बिस्टो लव, प्रेम देने के लिए। यहाँ बच्चे उच्चारण में गलत करते हैं। बेस्टो जैसा लिखा गया है वैसा बोलते हैं और उच्चारण करते हैं बेस्टो। बेस्टो माने देना, आदर के साथ देना, लेकिन वहाँ ये सावधान रहना है कि इसका उच्चारण है बे नहीं बी, बिस्टो लव। दूसरा सेंटेंस उसमें दिया गया है, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। उनसे पूछो जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। Want to know। तीसरा सेंटेंस उसमें दिया गया है, ओवर हियर। यहाँ विमेन डोंट हैव द राइट, महिलाओं को अधिकार नहीं है टू आस्क क्वेश्चंस। टू आस्क क्वेश्चंस उसमें भी है लास्ट में ओवर हियर।
यहाँ ओवर हियर विमेन डोंट हैव, उनके पास नहीं है द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, तीनों का तीनों सब वाक्य लेकिन लिखे हैं चूंकि किताब में दिया गया है। इन तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ टू बेस्टो, टू नो, टू आस्क, बेसिक वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। ये ग्रामर का पार्ट है। वांट टू नो, वांट टू नो, राइट टू आस्क, पूछने का अधिकार, वांट टू नो, जानना चाहते हैं, टू बेस्टो, लव, प्रेम देना। इस तरह के जो टू के साथ बेसिक वर्ब आया हुआ है, वर्ब का मूल रूप, इसको बताना यहाँ उद्देश्य है कि कहाँ इसका प्रयोग होता है, कितने तरह के होते हैं, किस किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। इसको इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव कहा गया है। व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ देखते हैं तो बेस्टो फर्स्ट फॉर्म है, नो माने जानना फर्स्ट फॉर्म है, आस्क माने पूछना कहना फर्स्ट फॉर्म है, आस्क, आस्ट, आस्ट, नो, न्यू, नोन, नो फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले टू आया, तो इसको इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव कहा गया है। इन्फिनिटिव, फी तो कहते हैं, टी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ नी नहीं कहते हैं, इन्फिनिटिव नहीं, यहाँ न जैसा उच्चारण होता है, इन्फिनिटिव। इस तरह का जो फॉर्म है, रूप है, वर्ब के पहले रूप के साथ टू यदि लगता है तो उसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस प्रकारता का सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसको क्या कहा गया है कि व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज प्रीसीडेड, उसके पहले कुछ आता है, बाय द इन्फिनिटिव पार्टिकल टू, इन्फिनिटिव पार्टिकल कहा गया है टू को। इन्फिनिटिव पार्टिकल माने इन्फिनिटिव का एक अंश है, टू नो इन्फिनिटिव है तो उसका एक भाग है टू। व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज प्रीसीडेड बाय द इन्फिनिटिव पार्टिकल टू, टू पहले आता है फर्स्ट फॉर्म के पहले, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द इन्फिनिटिव, अन इन्फिनिटिव। यह जो कॉम्बिनेशन है, यह दोनों का मेल जो है, टू आस्क, टू नो, टू बिस्टो, ये इन्फिनिटिव है। क्या लिखा गया है इसमें? व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज प्रीसीडेड बाय द इन्फिनिटिव पार्टिकल टू, तो देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव। आगे कहा गया है कि अन इन्फिनिटिव इज ए काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का नॉन फाइनाइट फॉर्म है वो। अन्य शब्दों में कहें
तो द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब सच एज रन, कम, बेसिक फॉर्म जो है रन, कम और उसके पहले टू लगाते हैं तो वो इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहलाता है। समझे हम इन्फिनेटिव को? सीधी सी बात, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का टू पहले लग गया है। जानना, कहना, पढ़ना, सुनना, लिखना हिंदी में उसका रूप है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ टहलना क्या है? टू वॉक बनाएंगे इन्फिनेटिव हो जाएगा। और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आगे देखेंगे हम उसका क्या किस रूप में प्रयुक्त होता है वो। तो एक चीज़ पहचान गए हम कि वाक्य में कहीं यदि टू के साथ मूल वर्ब आता है, बेसिक फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्फिनेटिव है, चाहे वाक्य के शुरू में हो, वर्ब से पहले या वर्ब के बाद हो, एडजेक्टिव के बाद हो, वो इन्फिनेटिव है। आगे देखेंगे हम यूजेज ऑफ द इन्फिनेटिव, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला है, किताब में लिखा गया है, उसको समझना मूल चीज़ है। इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के कर्ता के रूप में एज द सब्जेक्ट, इसे कि टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, टू स्विम हमने लिखा कि एज ए सब्जेक्ट कर्ता के रूप में। उदाहरण है to swim is a good exercise। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है टू के साथ। तो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है तैरना। इसको यदि हम दूसरे रूप में लिख दें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, तैरना अच्छा व्यायाम है। तो भी टू स्विम लास्ट में चला गया, इन्फिनेटिव है क्योंकि टू के साथ आया है। अन्य उदाहरण लें तो टू स्टील इज ए क्राइम, चोरी करना अपराध है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए टहलना लाभदायक है। ट्रांसलेशन भी बनाते हैं बच्चे, हिंदी में लिखा जाता है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो बनाएंगे वो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। 9वीं कक्षा का बनाते हैं ट्रांसलेशन बच्चे। तो इंग्लिश से हिंदी बनाए या हिंदी से इंग्लिश बनाए, उसमें इन्फिनेटिव की ज़रूरत है। तो एक उदाहरण हमने देखा सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है एज एन ऑब्जेक्ट, it is used as an object to a verb, क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। उसमें दिया गया है एग्जाम्पल में
कि वी ईट टू लिव, इसको नहीं लिखते हैं, लिखा गया है किताब में, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, वी ईट टू लिव। देख भी लेते हैं इसको, वी ईट टू हम लोग जीने के लिए खाते हैं। यहाँ वर्ब है ईट और इसका ऑब्जेक्ट हो गया टू लिव, तो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त होता है। दूसरा प्रयोग हो गया इसका, ही गेव मी ए बिग बुक टू रीड। इस टू का को बताएं उच्चारण, पहले भी कभी हमने चर्चा किया है कि इसके बाद यदि कॉन्सोनेंट आता है तो इसका उच्चारण ट ही होता है, ट, टरीट, लेकिन वावेल से पहले टू। अभ्यास के आधार पर इसका उच्चारण सही होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा प्रयोग है इसका, तीसरा प्रयोग है एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है नाउन की विशेषता बताने के लिए। एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई ए नाउन, आई हैव ए स्टिक टू वॉक ऑन। स्टिक नाउन है और नाउन की विशेषता बताया कि किस लिए है, वो टहलने के लिए। आई हैव अ स्टिक टू वॉक ऑन। शी हैज नो पेन टू राइट विथ, टू राइट पेन की विशेषता बताया, वो पेन किस लिए है, लिखने के लिए। शी हैज नो पेन टू राइट विथ। तीसरा मैंने कहा कि एज एडजेक्टिव टू क्वालिफाई ए नाउन, इससे शी हैज नो पेन, उसके पास कलम नहीं है, टू राइट, किस लिए कलम, टू राइट विथ। कलम से हम लिखते हैं इसलिए प्रीपोजिशन बाद में चला गया विद, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रयोग है इसका एडवर्ब के रूप में, जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताया था वो एडवर्ब है, जानते हैं हम लोग। एज एन एडवर्ब टू क्वालिफाई ए वर्ब और एन एडजेक्टिव। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, जैसे एज एन एडवर्ब मैंने लिख दिया, it is easy to learn English। easy एडजेक्टिव है और इसी की विशेषता टू लर्न एडजेक्टिव के बाद आया, इसलिए यह एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त है। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, या मैंने लिखा कि इंग्लिश इज इजी टू लर्न, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। दो तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, एक विद टू, एक विदाउट टू। इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। वर्ब के पहले टू आता है एक प्रकार वो है, और वर्ब के पहले टू नहीं आता है एक प्रकार वो है। दोनों तरह का हम उदाहरण देखेंगे।
पहला इन्फिनेटिव विद टू और दूसरा होगा इन्फिनेटिव विदाउट टू। दोनों का हम एग्जांपल देखते हैं कैसे विद टू के साथ आता है। इन ए नॉर्मल कंडीशन लिखा गया है कि इन ए नॉर्मल कंडीशन एन इन्फिनेटिव विदाउट विद टू इज यूज्ड। सामान्य स्थिति में टू के साथ ही इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में। हिंदी में भी हम देखते हैं तो इस इन्फिनेटिव को हिंदी में कहें तो क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा जैसे सब्जेक्ट के रूप में आया है, संज्ञा के स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, संज्ञा के स्थान पर आया है, क्रियार्थक संज्ञा। कृदंत क्रिया के अंत में लगा करके, क्रिया के अंत में कुछ प्रत्यय लगा करके, और जब उससे संज्ञा विशेषण सर्वनाम का काम लिया जाता है, संज्ञा का काम, विशेषण का काम, क्रिया विशेषण का काम, तो इस तरह के शब्द को कृदंत कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में। जैसे दौड़ना, टू रन, ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। टू वॉक इज यूजफुल, संज्ञा के रूप जगह पर प्रयुक्त है यह क्रियार्थक संज्ञा। हिंदी में प्रयोग करते हैं विशेषण के रूप में, जैसे दौड़ता बालक, रनिंग बॉय। रनिंग क्या है, वहाँ भी एडजेक्टिव है पार्टिसिपल के रूप में, और हिंदी में भी वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, कृदंत है यह। दौड़ना से बना है दौड़ता बालक, बहता पानी। वह दौड़ कर आया, दौड़ कर हिंदी में क्या है, क्रिया विशेषण है। ही केम रनिंग, रन में रनिंग बनाया गया रन से। ये सब क्रिया में जोड़ करके कुछ बनाए गए हैं जो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण का काम करते हैं, उसको हिंदी में कृदंत कहते हैं। तो इस तरह से इन्फिनेटिव को हम देखें तो क्रियार्थक संज्ञा नाम दिया गया है। क्रियार्थक विशेषण, क्रियार्थक क्रिया विशेषण, क्रिया से चूंकि जोड़कर उसको बनाया गया है। जैसे हमने 4 काम देखा है इंग्लिश में भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में संज्ञा, क्वालिफाइंग नाउन के रूप में विशेषण, और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव एंड वर्ब के रूप में एडवर्ब, क्रिया विशेषण। हिंदी इंग्लिश मेल है। हिंदी का व्याकरण जाने तो इंग्लिश भी आसान है, संस्कृत का व्याकरण जाने, तीनों भाषाएं इसलिए हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, फार्मूला के रूप में। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, तीनों भाषाओं का ज्ञान हो, उनका अनुशासन होगा तब जब व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण का अध्ययन जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसका अध्ययन करें तो धीरे धीरे सब आ जाता है उसमें। इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज जो ग्रामर दिया गया है उसको टच करें। बच्चों के लिए वो परीक्षोपयोगी भी है और ग्रामर की जानकारी भी होगी। तो मैंने कहा कि इन्फिनेटिव विद टू, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में इन्फिनेटिव विद टू यूज होता है, जैसा कि ऊपर उदाहरण हमने देखा है, टू के साथ प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे विशेष खासकर एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं, जिनके बाद इन्फिनेटिव टू के साथ आता है। सम ऑफ द स्पेसिफिक एडजेक्टिव आफ्टर विच एन इन्फिनेटिव विद टू इज यूज्ड। कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव हैं जिनके बाद टू आता ही है, जैसे एंग्री, एस्टॉनिश्ड लिखा गया है वर्ड उस बुक में, बोल देते हैं केवल एंग्री, एस्टॉनिश्ड, डिलाइटेड, डिसअपॉइंटेड,
ग्लैड, सरप्राइज्ड, हॉरिफाइड। इसे दिया गया है कि आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू फाइंड हिम। एस्टॉनिश्ड के बाद टू आया, टू फाइंड हिम। आई वॉज हॉरिफाइड टू सी द सीन। हॉरिफाइड के बाद टू सी आया, विद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। तो इस एडजेक्टिव को याद रखेंगे कि एंग्री, एस्टॉनिश्ड, डिलाइटेड, हॉरिफाइड, डिसअपॉइंटेड, ग्लैड, सरप्राइज्ड, इनके बाद विद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इसके साथ एक चर्चा करना चाहते हैं कि नो ऐसा वर्ब है कि नो के बाद सीधे टू से युक्त इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो इज ए स्पेशल वर्ब विच इज नेवर डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव। नो एक ऐसा खास वर्ब है विच इज नेवर, कभी नहीं, डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, सीधे उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है इसको बनाए हम इस तरह से बनता है। साधारण लिटरेरी ट्रांसलेशन कर दें तो आई नो टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, हो गया। ऊपर के जैसे नॉर्मल कंडीशन में हमने लिखा था कि वी टू लिव, आई नो टू स्विम। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना है कि नो ऐसा स्पेशल एक वर्ब है, नो इज ए स्पेशल वर्ब विच इज नेवर डायरेक्टली फॉलोड बाई एन इन्फिनेटिव। सीधे इसके बाद डायरेक्ट टू स्विम नहीं देंगे, बट कैसे प्रयोग करते हैं कि हाउ, हाउ हो या एनी अदर इंट्रोगेटिव वर्ड और उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। एक रूल याद रखना है कि बट हाउ और अनदर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई नो हाउ टू स्विम, हाउ लगा दिए। आई नो हाउ टू प्ले चेस, बुक में है। ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम का अर्थ हुआ कि वह तैरना जानता है। इसका हिंदी में अर्थ ऐसा नहीं करेंगे कि वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है, यह शुद्ध ट्रांसलेशन है उसका। ही नोज हाउ टू स्विम, इसका मतलब है कि वह तैरना जानता है बस। आई नो व्हाट टू डू, हाउ के अलावे मैंने कहा कि एनी अदर इंट्रोगेटिव वर्ड, आई नो व्हाट, यहाँ हाउ था, इंट्रोगेटिव वर्ड अनदर व्हाट आ गया। आई नो व्हाट टू डू विद हिम। I don't know how to do this, मैं इसे करना नहीं जानता हूँ। How to solve this problem, how to solve, I know how to solve this problem. What to do and how to do is a problem. इंट्रोगेटिव के बाद आता है इन्फिनेटिव। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज ए प्रॉब्लम। एक ट्रांसलेशन है हिंदी का।
क्या करें कैसे करें एक समस्या है। इस तरह से व्हाट टू डू विथ हिम, नो के बाद सीधे टू डू, आई नो टू डू विथ हिम नहीं, इसके बाद कोई इंटीग्रेटिव वर्ड आया, इसके बाद कोई इंटीग्रेटिव वर्ड आया नो के बाद, इसके बाद इन्फिनेटिव आया। तो ये तो रहा कि विद टू प्रयोग कैसे किया जाता है वर्ब के बाद। अगला देखेंगे हम विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसे शुड के साथ हम करते हैं। हिंदी में तो है कि उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना इन्फिनेटिव है हिंदी का, लेकिन बनाएंगे इंग्लिश में तो हो जाएगा कि ही शुड रीड। इन्फिनेटिव विदाउट टू शुड के बाद। अन्य ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद, तो इसको हम बनाएंगे कि ही शुड। अब पढ़ना देख करके फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हम टू रीड लिखें, ठीक नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। तो अगली कक्षा में देखेंगे हम कि विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अच्छा लगा इस तरह से ग्रामर का पोर्शन लेकर चलना। केवल हम इन्फिनेटिव टॉपिक उठा के हल कर दें तो प्रासंगिक, थोड़ा सा अप्रासंगिक भी लग सकता है बच्चों को, लेकिन लगेगा कि नहीं उनको 9वीं कक्षा में पढ़ना है तो थोड़ा रिलेटेड हो गया, टॉपिक रिलेटेड हो गया क्लास से, परीक्षा से। तो इस तरह से कोशिश करेंगे हम कि आगे कक्षाओं के चैप्टर से जोड़कर जो ग्रामर है उनका अध्ययन किया जाए। और आज हमने देखा व्हाट इज इन्फिनेटिव, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव, हिंदी में क्या है इन्फिनेटिव, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू, कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव हमने देखा जिनके बाद टू आता ही है इन्फिनेटिव का। स्पेशल वर्ब नो के बारे में देखा हमने कि डायरेक्टली फॉलोड नहीं विद टू, नो के बाद हाउ या अदर इंट्रोगेटिव वर्ड आना ही चाहिए, इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू आएगा। तो आगे हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव विदाउट टू। थैंक यू।